एकेडमी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ PYQ का सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं NLM पूरा कवर कराऊंगा, पूरा खत्म करा दूंगा। ठीक है बेटा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ NLM देखा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ NLM देख लिए थे, जो भी मेरे को हैवी लग रहा था, है ना। बाकी तो जितने यार तुम्हें पता ही है कि जितने मैंने इसमें कराए थे वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है, मतलब कि जो मैंने उसमें कराए थे, ठीक है। चलो, तो चलिए सर अपने पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले मैं करा रहा हूं आपको इक्विलिब्रियम, ठीक है सर। यहां पर मुझे दिया गया है कि एक यहां पर ऐसे है ना बेटा, एक यहां पर ऐसे है, ठीक है सर, और यहां से एक क्या नाम है, हमारी रॉड जुड़ी हुई है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है सर, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा 0 है ना बेटा। ये 25, ये 50, ये 75, है ना, और ये पूरा 100, ठीक है बेटा। 75 वाले से मैंने क्या करा, एक 2m मास का ऑब्जेक्ट हैंग करा दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद मेरे को क्या बोला गया, अब इस रॉड का खुद का मास m है, और 75 इससे मैंने क्या करा दिया, ये हैंग करा दिया, ठीक है बेटा। 75 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, ये सारे के सारे 100 सेंटीमीटर की रॉड है, ठीक है। तो अब यहां पर भी स्ट्रिंग में भी कुछ टेंशन होगी और स्ट्रिंग में भी कुछ टेंशन होगी, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को बतानी है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग एट ए, यानी कि T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए बेटा, फटाफट कर देंगे। T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सारे बच्चे फटाफट कर देंगे बेटा, सारे बच्चे। चलिए सर, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में ना हल्का सा हमारा टॉर्क भी यूज होगा। क्या यूज होगा बेटा, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बता दूं बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए कि सर ये सिस्टम हमारा स्टेबल है, किस क्या है बेटा, स्टेबल सिस्टम है। तो स्टेबल सिस्टम की पहचान क्या होती है बेटा, कि वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में, है ना बेटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे बॉडी का एफबीडी बनाऊं, ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो, इस पूरी बॉडी पर ऊपर की तरफ यहां पर टेंशन लग रही है T1, यहां पर टेंशन लग रही है T2, ठीक है बेटा। ये T2 है और ये T1 है, ठीक है बेटा। मेरे को T2 फाइंड करना है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, एक तो ये है बेटा 2mg, है ना, और साथ ही साथ इसका भी मास है। तो बेटा बिल्कुल सेंटर से नीचे की तरफ mg यहां भी लग रहा होगा, तो भैया प्लस में mg। तो भैया एक इक्वेशन यहां से इक्विलिब्रियम की ये बन गई, ये हमारा क्या बन गया बेटा, लीनियर इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। मैं क्या बना रहा हूं यहां पर, मैं बना रहा हूं लीनियर इक्विलिब्रियम। भैया लीनियर इक्विलिब्रियम में क्या, ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। ऊपर वाले फोर्स कौन से बेटा, ये दोनों, T1 प्लस T2। नीचे वाले फोर्स कितने बेटा, 3mg, तो इज इक्वल टू 3mg। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात हम लोगों को यहां पर नहीं हो रही बेटा, है ना। तो यहां पर T1 प्लस T2 कितना आ चुका है बेटा, 3mg आ चुका है ना। एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों को ये बात समझ में आ गई है। ये तो हमने बनाया लीनियर इक्विलिब्रियम। अब मुझे वैल्यू चाहिए T1 की, और सॉरी T2 की वैल्यू चाहिए, है ना। T1 या T2 किसी की भी पूछ सकता है। अब यार ध्यान से समझो, मेरा T1 और T2 कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल, ठीक है बेटा। कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल, ठीक है बेटा। अब यहां पर वेरिएबल दो है, तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा, इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन आएगी हमारी किस चीज से बेटा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 से। अब तुम्हारे को पता है कि भैया अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो भी 0 होगा, और साथ ही साथ नेट टॉर्क लगेगा बेटा, वो भी 0 होगा, है ना। क्योंकि बेटा ना तो ये बॉडी लीनियर मोशन दे रही है, ना ये बॉडी ऐसे करके रोटेशनल मोशन दे रही है, कि बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल है यानी कि इक्विलिब्रियम में यानी कि नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 करके तो ये इक्वेशन निकाल ली। अब नेट टॉर्क 0 करके इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं, तो समझिए बेटा, समझिए। मैंने कहा टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अच्छा, टॉर्क को हम थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग रोटेशन मोशन में चले जाएंगे। मैंने कहा कि सर मान लीजिए आपका इस रॉड पर टॉर्क 0 है, या किसी भी पॉइंट पर किसी भी बॉडी पर टॉर्क 0 है ना बेटा, और उस पर मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, F1 लग रहा है, यहाँ F2 लग रहा है, यहाँ F3 लग रहा है ना, यहाँ F4 लग रहा है ना बेटा, और सबका मतलब अलग अलग डिस्टेंस है कुछ भी, ठीक है। अच्छा, तो पता है क्या होता है,
अगर मैं टॉर्क लेता हूं अबाउट दिस पॉइंट, 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 किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं नेट टॉर्क निकालूंगा, है ना, तो भैया उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा? जीरो आएगा, अगर वो बॉडी किस में? इक्विलिब्रियम में। ये सबको पता है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो नेट टॉर्क का मतलब होता है अगर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालू, किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। टॉर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई मैंने देखा अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो सबसे पहली चीज, एक फोर्स तो यही लग रहा है T1। मैं कहा ठीक है भाई। दूसरा फोर्स मैंने देखा भाई, दूसरा फोर्स ना इस वाले पॉइंट से 25 सेंटीमीटर, भाई ये पूरा 75 है तो ऑब्वियस बात है पूरा 100 सेंटीमीटर तो 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर एक नीचे लग रहा है 2 mg, एक फोर्स ही। मैं कहा ठीक है भाई। दूसरा फोर्स बिल्कुल सेंटर से लग रहा है नीचे की तरफ mg, यानी कि कितना? 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे एक नीचे लगा है mg, और एक बिल्कुल यहां से कितना? 100 सेंटीमीटर पे क्या लग रहा है? एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है T2, है ना बेटा, यहां T1। यही चीज है, यही चीज है। तो मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर देता हूं। तुम चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा भाई इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना करना है? जीरो करना है ना। तो भैया पहला फोर्स जो टॉर्क लगा सकता है, मैं कहा T1। तो भैया T1 फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं ना, तो इस पॉइंट से T1 का डिस्टेंस क्या है भैया? कुछ भी नहीं, जीरो, एक ही पॉइंट है दोनों के दोनों, तो T1 इंटू जीरो। मैं कहा ठीक है भाई। अच्छा, अगला मैं कहा भाई दूसरा फोर्स है मेरा 2mg। मैंने कहा भाई दूसरा फोर्स मेरा कितना है? 2mg। 2mg कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? कहते भैया इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो 2mg इंटू 25, ठीक है बेटा, 2mg इंटू 25, ठीक है बेटा। और बेटा एक बात बताओ, ये वाला जो फोर्स है ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इस तरफ घुमाने वाले फोर्सेस को ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और जो उस तरफ घुमाएगा उसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है सर। इस वाले को देखो सर, फिर तीसरा फोर्स मेरा ये है, तीसरे फोर्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? मैं कहा भाई 50। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, फोर्स कितना है? mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? 50, है ना बेटा। तो यहां पर भी क्या आएगा? प्लस, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है ना बेटा, इस तरफ वालों को पॉजिटिव लिया है। मैं कहा ठीक है भाई। मैं कहा चौथा फोर्स कौन सा? कहते सर T2, और T2 इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहा भाई यानी कि नेगेटिव आएगा, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मगर फोर्स कितना है? कहता सर T2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100, ठीक है बेटा। और ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर, है ना, क्योंकि ये नेट टॉर्क बना, और नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? जीरो, है ना बेटा। तो जीरो इंटू T1 जीरो हो गया, और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 mg, प्लस में 50 mg इस माइनस में T2 इंटू 100, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 100 mg इज इक्वल टू जीरो, है ना, तो ये आ गया T2 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा T2 इज इक्वल टू कितना बन गया? mg। सब बच्चों को क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है बेटा? एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का, ये आया हुआ है सर आपका 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है बेटा, 2020। ये क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। एक इक्वेशन लीनियर इक्विलिब्रियम से बनाई, है ना, एक इक्वेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बनाई, है ना, और दोनों को इक्वेट कर दिया। क्योंकि बेटा यहां पर जरूरी थोड़ी कि आपसे T1 ही पूछे या T2 ही पूछे, है ना, T1 भी तो पूछ सकता है। अब यहां से आपको T1 पता, T2 पता चल गया, इसी क्वेश्चन में T2 की वैल्यू डाल दो, आप T1 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सब बच्चों को समझ आया? सब बच्चों को समझ आया बेटा? सारे बच्चे जयकारा लगाएंगे, बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की जय हो। चलिए बेटा, चलिए सर हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहां से देख पा रहा हूं, ठीक है बेटा, ये बोल रहा है कि आपने 4 मीटर फ्रॉम द एफ, ठीक है, ये बोल रहा है हमारे पास एक लेंथ थी जिस पर मैंने क्या वो किया, 10 किलो का एक मास सस्पेंड किया, ठीक है बेटा। और ये जो ये वाली लेंथ थी कितनी थी बेटा? 4 मीटर की थी। कितनी थी? 4 मीटर की, ठीक है बेटा। अब ये बोल रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने ठीक बीच से एक फोर्स लगाया F, है ना बेटा, ठीक बीच से एक फोर्स लगाया F। कितना बेटा? F हमें नहीं पता अभी, है ना। सच दैट जो एंगल बन रहा है बेटा वर्टिकल से, ये एंगल बनना शुरू हो गया 45 डिग्री का। और बेटा यहाँ पर जो मास है बेटा वो सेम है 10 kg का, है ना। तो अब तुम लोगों को बताना है कि F किसके बराबर होगा? F बराबर 2 कर दीजिए बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2020 का बेटा, 2020
20 का क्वेश्चन है बेटा ये वाला भी, फटाफट कर दीजिए बेटा, फटाफट कर देंगे। चलिए सर ये क्वेश्चन बना लेते हैं। तो पता है यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है ना। पता क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है जब भी हमारा रोप है, मासलेस है ना, और बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया टांग अड़ाने के लिए, तो बेटा सबसे पहली चीज पता क्या होती है कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर, ये जो अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, इसके अंदर टेंशन अलग अलग हो जाती है। ये टेंशन T1 और यहां पर टेंशन हो जाएगी T2, ऐसे हो जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ रहे हो बेटा क्या होता है कि जब भी, ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी रोप के बीच में फोर्स लग जाए, है ना बेटा, अच्छी खासी रोप लटकी हुई थी, है ना, रोप में जो बेटा मान लो कि मान लो 200 किलो का मास लटका हुआ था, कुछ टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी, यहां से मैंने फोर्स लगा दिया F, अब ये टेंशन मुड़ गई, अब ये रस्सी मुड़ गई बेटा, अब ये रस्सी थोड़ी सी ऐसे स्टिल्ट हो गई, तो अब पता है क्या होगा, इस फोर्स की वजह से ऊपर वाली पार्ट और नीचे वाले पार्ट में टेंशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो बेटा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया भैया, ये तो आपने बोलते कि जब तक रस्सी सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगी। वो तब तक रहेगा बेटा जब तक, ध्यान से समझिएगा, जब तक हमारा जो ये फोर्स है बेटा, ये जो फोर्स मैं यहां पर दिखा रहा हूं बेटा, ये जो फोर्स है ये एक्ट ना करे, रस्सी के बीच में फोर्स एक्ट ना करे, तब तक ही हमारा क्या रहेगा बेटा, तब तक ही हमारा फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्या नाम है, टेंशन जो है सेम रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर टेंशन अलग अलग हुई तो इस पॉइंट का एफबीडी बनाते हैं और इसका एफबीडी बनाते हैं। अगर इसका एफबीडी बनाऊंगा तो सिंपल है, T2 ऊपर है ना, 100 नीचे है, तो भैया T2 इज इक्वल टू 100 हो गया। मैं कहा ठीक है भाई। मैं कहा अगर इस पॉइंट का एफबीडी बनाऊंगा, क्या तो भैया इस पॉइंट का एफबीडी बनाओगे तो T1 यहां पर लगेगा, ऊपर की ये एंगल 45 है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये वाला एंगल ही 45 ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला एंगल 45, तो T1 cos 45, और इस तरफ क्या हो जाएगा T2 sin 45। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है, F लग रहा है, खत्म हो गया बेटा। तो T1 cos 45, T2 sin 45, तो यहां पर क्या लगा देंगे बेटा, अब आपको पता है T2 sin 45 किसके बराबर है बेटा, F के बराबर है, इक्विलिब्रियम करने के लिए। T1 cos 45 किसके बराबर है बेटा, T1 cos 45 mg के बराबर है, यानी कि T2 के बराबर है। T2 दोनों को क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, ओ माय गॉड, ये T2 क्यों कर दिया मैंने, T1 करना था यहाँ पर। ठीक है बेटा T1, ठीक है, T1 से T1 कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan 45 इज इक्वल टू F अपॉन में T2, tan 45 1 होता है, इसको उधर ले जाओ तो T2 इज इक्वल टू F2, T2 किसके बराबर था भैया 100, तो हमारा कितना आ गया 100 न्यूटन इज इक्वल टू F। चलिए बेटा, क्वेश्चन समझ में आया सबके, है बेटा, क्वेश्चन समझ आया बेटा, सबकी बुद्धि में घुस रहा है, सबकी बुद्धि में घुस रहा है ना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, चलिए बेटा, बहुत से, तो यहां तक की बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना भाई। अब एक काम कर सकते हो, अब एक काम कर सकते हो, मैं एक बात बताता हूं, इक्विलिब्रियम यानी कि 3.3 पे मैं बता देता हूं कितने, एक एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन है, बस पांच ही क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन पता है जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम है, उसने वैल्यूज भी चेंज नहीं करी है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है, वैल्यूज तो अलग सेम है, 45 डिग्री F 10 किलो। ठीक है बेटा, तो उसका आंसर भी 100 ही आ रहा है। ठीक है बेटा, उसका आंसर भी 100 है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए इक्विलिब्रियम वाले, अब आप भी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूं, दैट इज फ्रिक्शन। अब क्या कर रहा हूं बेटा, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूं, जो कि क्या है बेटा, बड़ा ही प्यारा बेटा, मेरे दिल के बहुत करीब है बेटा, फ्रिक्शन बेटा, मेरे दिल के इतना ज्यादा करीब है बेटा, जब मैं मात्र एक दिन का था बेटा, मुझे आज भी याद है बेटा वो दिन। ठीक है बेटा, जब मैं एक दिन का हुआ करता था, जब मैं बिल्कुल पैदा हुआ था बेटा, तभी बेटा मैंने फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस कर लिया था बेटा, तभी फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस कर लिया था, है ना, क्योंकि बेटा मैं है करके रो रहा था ना, है ना, तो बेटा वो जो नर्स थी बेटा वो मेरे को ऐसे चुप करा रही थी, है ना बेटा, तो आंसू गिरा था मेरे ऊपर के, मैं कहा अगर मेरा गाल फ्रिक्शनलेस होता तो आंसू मेरे को फस से नहीं गिर जाता, है ना, लेकिन आंसू गिर नहीं रहा था बेटा, आंसू टिका हुआ था यहीं पे टिका हुआ था बेटा, यहीं पे आज भी मुझे ये स्पॉट याद है बेटा, यहीं टिका हुआ था आंसू। ठीक है बेटा, आज भी मैं याद करता हूं तो आंसू की बूंद उभर आती है यहाँ से। ठीक है, तो देखो बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 फ्रिक्शन में पहला पहला क्वेश्चन, फ्रिक्शन में पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था उसके साथ जो क्वेश्चंस कराया उसमें वाला क्वेश्चन मैंने आपको डेफिनेटली कराया होगा। ठीक है, मैंने बोला कि भैया मेरा एक हेमिस्फेरिकल डिच है। ठीक है बेटा, मेरा एक हेमिस्फेरिकल डिच है, हेमिस्फेरिकल बाउल ले लो यार, लो हेमिस्फेरिकल बाउल ले लो।
ठीक है, ये मेरा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसके नीचे क्या है बेटा, इसके नीचे कीड़ा है बेटा, क्या है, कीड़ा। क्या बात है बेटा, वाह वाह वाह। ठीक है बेटा, इसका जो रेडियस है बेटा, रेडियस बहुत प्यारा रेडियस है बेटा इसका, 1 मीटर, बहुत प्यारा रेडियस है। मैंने बोला ये कीड़ा है बेटा, ये क्रॉल करता है ऊपर, स्टार्ट स्लीपिंग एट अ हाइट ऑफ एफ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलो मैंने बोला कि भैया अब ये कीड़ा और ये जो बाउल है, इसके बीच के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.75। कितना बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 0.75। अभी कीड़ा चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, एक पर्टिकुलर हाइट तक चढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, स्लिप कर जाता है ना। तो तुम्हारे को ये पर्टिकुलर हाइट बतानी है कि हाइट कितनी होगी जिस हाइट तक ये कीड़ा चढ़ सकता है और फिर स्लिप कर जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है सर, ये क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, फटाफट कर देंगे क्वेश्चन, फटाफट कर देंगे सारे बच्चे, फटाफट कर देंगे। चलिए सर ये क्वेश्चन बनाते हैं सर एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। तुम लोगों को पता है कि लिमिटिंग वैल्यू किस एंगल तक, किस इंक्लिनेशन तक, याद हो तुम लोगों को, किस इंक्लिनेशन तक हमारा जो ये इंसेक्ट है चढ़ सकेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, मान लो बेटा ये हमारा बहुत प्यारा सा इंसेक्ट है, इसका जो मास है बेटा ये कितना है, m, तो नीचे की तरफ लग रहा है सर mg, क्या लग रहा है mg। और बेटा थोड़ी देर के लिए है ना, ये रेडियस तो आ रही है बेटा 1 मीटर, इस वाले एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। ठीक है बेटा, अच्छा तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं कुछ इस प्रकार, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा mg का cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ हो जाएगा mg का sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल ऊपर। ठीक है बेटा, और पीछे की तरफ इसको रोकने के लिए कौन लगेगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये इक्विलिब्रियम बनाए थे, मैक्सिमम हाइट पे तो इक्विलिब्रियम बनेगा, उससे ऊपर जाएगा तो sin थीटा ज्यादा हो जाएगा और ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है बेटा, अब तुम लोगों को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा फॉर एंगल ऑफ रिपोज, ये पता है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। तो अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम बनाऊं तो बेटा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, है ना बेटा। इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब एक काम करिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, mg से mg खत्म, sin बाय cos क्या हो गया, tan थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, इससे कोई यूज तो मिला नहीं मेरे को, मैं क्या ही कर रहा हूं, पागल हो गया हूं मैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर तुम लोगों को पता है कि जो tan थीटा है बेटा, क्या है बेटा, tan थीटा है ना भैया। रिकॉर्डिंग तो चालू कर लो कैमरे की। अरे यार कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चालू नहीं करी, क्या बात है बेटा, वाह। मतलब मेरा दिमाग देख लो किस हद तक चल चुका है, मेरे दिमाग किस हद तक चल चुका है। शिट शिट, कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी, शिट। ऐसे ये बना रहने देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है सर। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए है ना। इस प्यारे से कीड़े का जो मास है बेटा, ये हमने m ले लिया, तो नीचे की तरफ mg, ये एंगल हमने थीटा ले लिया बेटा, तो इस तरफ mg cos थीटा, है ना बेटा। और ये कंपोनेंट बेटा इस तरफ किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा mg sin थीटा, और इसको अपोज करने के लिए कौन आएगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक तो डायरेक्ट तरीका है कि भैया tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो एंगल ऑफ रिपोज के लिए, कि मैक्सिमम इंक्लिनेशन जहां तक बॉडी क्या रहे बेटा, जहां तक बॉडी रेस्ट में रहती है उससे ऊपर जाती है तो स्लाइड करने लगती है, याद है ना बेटा। तो या तो आप tan थीटा इज इक्वल टू म्यू वाले फॉर्मूले से कर लो, इससे तो बहुत आसान हो जाएगा कि भैया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू की वैल्यू ये रही बेटा, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, म्यू की वैल्यू आपकी आएगी 0.75, क्या आ गया आपका tan इनवर्स 3/4, ये आपका आ गया थीटा। ठीक है बेटा, tan थीटा की, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो 3/4 आई है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है ये वाला हाइट h। ठीक है बेटा, और ये वाला डिस्टेंस क्या है r, है ना। और यहां से ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये r होगा, है ना बेटा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बोलो,
ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये निकाल लेते ना बेटा, आर डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो हाइट आएगी h, क्या मैं उसको लिख सकता हूं ये पूरा का पूरा रेडियस r माइनस में r डैश, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि हाइट ही तो बतानी थी मेरे को, है ना। तो भैया r ये रहा, r डैश ये रहा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हाइट आ जाएगी। अब r डैश निकालो, r डैश निकालो, तुम लोगों को पता है बेटा r डैश अपॉन में r इज इक्वल टू कॉस थीटा। भैया कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए भाई, देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल नापूं, ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला ट्रायंगल नापूं, तो इसमें ये रेडियस है, ये आर डैश है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेटा कॉस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, आर डैश, ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, आर, तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां पर आर डैश मेरे को निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 1, इसको इधर ले गए, और ये कॉस थीटा। तो अब यार एक बात बताओ, जिस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू 3/4 है ना, तो उस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आप ट्राइंगल बना के निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो 3/4, ठीक है, ये 5 निकल कर आ जाएगा, 3 4 5 का ट्राइंगल बनाना, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5, तो r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो h देखिए बेटा, h इज इक्वल टू 1 - 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं, ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को बोला गया कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस ए एंड बी, है ना बेटा, मास 1 kg एंड 2 kg, ठीक है बेटा। ये बोल रहा है मेरी एक टेबल है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है बेटा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन में बताओ 2019 का, इससे पहले जो करा 2020 का क्वेश्चन था वो, ठीक है बेटा। नीचे वाले का मास जो है वो 3 किलो है और ऊपर वाले का मास 1 किलो है, ऊपर वाले को ए बोला गया, नीचे वाले को बी बोला गया, ठीक है बेटा। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो 0.2 है ना बेटा। और जो नीचे है बेटा सरफेस ऑफ, ये भी कितना है बेटा 0.2 है, बी और सरफेस के बीच में। तो ये बोल रहा है कि हम इस पर कितना फोर्स लगाएं, एफ। ध्यान से समझिए बेटा, हम इस बी ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएं, एफ, सो दैट ये जो ए वाला ब्लॉक है इसके साथ साथ चले, इसके ऊपर से स्लाइड ना करे, ठीक है बेटा। ये मैंने एक मास्टर क्वेश्चन कराया था बेटा, उसी का एक पार्ट पूछा गया है कि मैं ये जो एफ फोर्स है ये कितना लगाऊं, सच दैट, कितना मैक्सिमम लगा सकता हूं सच दैट ये जो ए वाला ब्लॉक है बिल्कुल इसके साथ साथ मूव करे बेटा, और बेटा ये स्लाइड ना, इसके ऊपर स्लाइड ना, डू नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक। फटाफट कर देंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट कर देंगे। चलिए सर ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कॉमन एक्सेलरेशन, यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि जो हमारी बॉडी ए वो हमारी बॉडी बी पे स्लाइड ना करे, ध्यान से समझना, अगर मैं चाहता हूं मेरी जो बॉडी ए है वो बॉडी बी पे स्लाइड ना करे, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये भाई, दोनों का एक्सेलरेशन क्या रखना पड़ेगा बेटा, सेम रखना पड़ेगा। तो खुद सोचो, अगर मान लो इस पर फोर्स लग रहा है एफ, तो सबसे पहले धरती मैया इस पर जो फ्रिक्शन लगाएगी वो इस तरफ लगाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 FF1, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ जो हमारा ब्लॉक ए है बेटा, जो हमारा ब्लॉक ए है वो बी पर कैसे फोर्स लगाएगा बेटा, वो भी इसको रोकना चाहेगा, वो भी इसको रोकना चाहेगा, इसको हम ले लेते हैं FF2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे वाला ब्लॉक निकलना चाह रहा है ना, नीचे वाला ब्लॉक निकलना चाह रहा है, और ऊपर वाला चाह रहा है कि हमें छोड़ के ना जाइए भैया, ना जाइए, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, ठीक है बेटा। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, है ना बेटा। तो ये कहेगा भैया एक काम कर, तू नहीं जी सकता तो एक काम कर, चल तू भी मेरे साथ चल, ये इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2, एक्शन रिएक्शन पे, है ना। कितना है बेटा, कितना है मास कितने दे रखे हैं, मासेस कितने ये तो लिखे यार, 1 kg इसका है, ठीक है बेटा, और 3 kg इसका है ना। ऊपर वाले का देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2, और इस तरफ भी एक्सेलरेशन ए ले लेते दोनों बॉडीज का, क्योंकि अगर स्लाइड नहीं कराना चाहता तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर रखना पड़ेगा, है ना। 1 kg, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 देखो FF2, ये होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना है 0.2, एन कितना है बेटा 1 इंटू में जी, है ना बेटा, एम जी, एम कितना है 1 और जी कितना है जी 10, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 न्यूटन आ जाएगा, है ना बेटा। तो यानी कि मुझे क्या समझ आया, मुझे समझ आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि 2 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए सर बहुत बढ़िया सर, ये 2 न्यूटन है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा सर 2 न्यूटन होगा, ठीक है सर।
FF1 फाइंड करते हैं बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन फर्स्ट सरफेस। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं ध्यान से देखिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट कितना होगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट मैं बोल सकता हूं म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना बेटा। नॉर्मल रिएक्शन जो कि किस पे लग रहा हो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस बॉडी बी पर लग रहा हो, किस पर लग रहा हो, बॉडी बी पर लग रहा हो। ठीक है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है बेटा, तो अगर आप एक काम करें 2 मिनट के लिए सोचो और सोचो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा एन, उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या उसकी वैल्यू 30 होगी, बोलो बेटा उसकी वैल्यू 30 होगी क्या, सारे बच्चे एक बार खुद सोचो, क्या उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 30 होगी, बोलो। नहीं बेटा, एक बात बताओ ना, यहां पर ये एन डैश मान, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था एन, ठीक है बेटा, इस पर क्या लगाएगा बेटा, ये इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना नीचे की तरफ एन, सिंपल सी बात है। और नीचे की तरफ एक, और ये 3 kg भी है ना बेटा, तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी एन डैश की, ये कितनी होगी बेटा, एन प्लस कितना बेटा, एन प्लस 30, कितना होगा बेटा, एन प्लस 30, है ना बेटा। और यार ये एन किसके बराबर होगा, एन हमने अभी निकाला, एन बराबर था किसके, 10 के। ठीक है बेटा, तो एन डैश कितना हो गया, एन डैश हो गया 40। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट कितना हो गया बेटा, म्यू कितना है, म्यू हमारा कितना है 0.2, एन कितना है 40, 10 0 से 0, ये आ गया हमारा 8 न्यूटन। तो बेटा एक्सेलरेशन सेम रखना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरफ एफ लगाना पड़ेगा, मास कितना है इसका 3 kg, 2 फोर्सेस पीछे लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 2 न्यूटन, ठीक है बेटा, और दूसरा कौन सा लग रहा है बेटा, 8 न्यूटन। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन इस तरफ ए। ठीक है बेटा, तो हमारा यहां पर क्या बन गया बेटा, यहां पर हमारा क्या बन गया, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, F माइनस 10 इज इक्वल टू एम इंटू, यानी कि 3 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी निकालती है, तो कितना आ गया बेटा 3 इंटू 2, तो F की वैल्यू आ गई बेटा 16 न्यूटन, दैट इज इट। ठीक है बेटा, कितना आ गया 16 न्यूटन। मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी कि भैया यहां पर जो फोर्स बन रहा है मेरा, वो बन रहा है 16 न्यूटन। और 16 न्यूटन क्यों बन रहा है पता चल गया होगा, पहले मैंने इसके एक्सेलरेशन निकाला, है ना बेटा, फिर इसका नॉर्मल रिएक्शन देख के इसके फ्रिक्शंस निकाले, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों एक दूसरे पे स्लाइड नहीं करना चाहते तो एक्सेलरेशन बराबर करा, फोर्स निकाला 16 न्यूटन। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो, समझ आ गया सबको, समझ आ गया सबको। चलिए सर, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है जी, जैसा कि ये हमारा फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है बेटा, 2019 का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोगों को बोला गया एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है 10 किलो का, जिस पर नीचे की तरफ एक फोर्स 3 न्यूटन एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है। ठीक है सर, अच्छा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों को पता है जैसा कि 0.6 दे रखा है, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है P, है ना सर। तो हमसे पूछा गया कि P की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी सच दैट जो हमारा ब्लॉक है बेटा वो मूव ना करे, वो नीचे की तरफ मूव ना करे बेटा। फटाफट ये वाली बात बता देंगे बेटा, फटाफट बात बता देंगे। चलिए चलिए सर, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं एक बारी, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे की तरफ ये लगाया गया और नीचे की तरफ एक फोर्स और लगेगा, है ना, जिसका नाम क्या होगा सर, mg sin 45, है ना बेटा। और नॉर्मल रिएक्शन जैसे कि आप जानते हैं ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा बेटा mg cos 45, और पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा बेटा उसका नाम है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे इस बॉडी को नीचे मूव नहीं करने देना, इक्विलिब्रियम में बनाए रखना है, तो बेटा इस पर पीछे वाले और आगे वाले फोर्सेस बराबर होने चाहिए, यानी कि इस वाली ब्लॉक पर पीछे वाले फोर्सेस कितने हैं सर, P प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू आगे वाले फोर्सेस के बराबर होने चाहिए, क्या है बेटा 3 न्यूटन प्लस में mg sin 45, 3 प्लस में mg sin 45, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब मुझे इस P की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो, सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, म्यू इंटू में mg इंटू में cos 45। भैया ये कैसे पता लगा आपको, भैया म्यू इंटू n होता है ना, और देख बेटा यहाँ पर n जो है mg cos 45 के बराबर है। ठीक है, चलो, तो भैया p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 प्लस में mg sin 45 माइनस में mg cos 45। ठीक है बेटा, इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और आप लोगों को अपना जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए सर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, है ना। यहां पर बस मैं एक म्यू लगाना भूल गया, सॉरी, माइनस में म्यू। जी हाँ, ये चीज आप लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए अब सर एक काम करते हैं यहां पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ज्यादा देर इस क्वेश्चन पे रेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते जाएंगे। चलिए फटाफट से, फटाफट से। ठीक है जी, ओके सर। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन जो मैं यहां पर देख पा रहा हूं बिल्कुल सेम इसी तरीके का है कि ब्लॉक डाउनवर्ड मूव ना करे तो भैया फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से बना सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर एक टेबल है, यहां पर एक पुली लगा हुआ है। ठीक है बेटा, है ना। और यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हमारा एक मास है m2। यहां से हमने क्या लगाया, एक वो लगाया रस्सी। यहां पर हमारा क्या है बेटा, यहां पर हमारा दे रखा है m1। ठीक है बेटा, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखना है मास m का। ठीक है बेटा, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो 0.15 दे रखा है। ठीक है, और यहां पर बोल रखा है कि जो m1 है वो 5 kg का है, और जो m2 है वो आपका 10 kg का है ना बेटा। m2 10 kg का, m1 5 kg का। तो आप लोगों को बताना है कि इस पर ये जो m की वैल्यू है ये कितनी हो, सच दैट सिस्टम का जो मोशन है बेटा, सिस्टम का जो मोशन है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, यानी कि वो क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। फटाफट क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे बेटा, फटाफट क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे, एम की वैल्यू बताएंगे, फटाफट कर लेंगे बेटा, फटाफट कर लेंगे। चलिए फटाफट, चलिए सर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, m1 जी, है ना। पीछे की तरफ क्या लगेगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल है ना बेटा। अगर मुझे मोशन को स्टॉप करना और पूरे के पूरे किस पर लगाना है बेटा, पूरे सिस्टम पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा रहा हूं, तो मुझे क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन जीरो करना है। एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है ना बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा तो सिस्टम हमारा रुक जाएगा। ठीक है, तो लगा देते हैं बेटा सिंपल, m1 जी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 55 इंटू 10, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है ना बेटा। तो 50 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी, 0.6, और सॉरी 0.15, पिछले क्वेश्चन का याद आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बेटा, टोटल मास कितना है इसका, टोटल मास है बेटा m2 प्लस m, m2 की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस में m इंटू में g। ठीक है बेटा, mg हो गया ना, n इज इक्वल टू mg होता है ना। और पूरा नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बेटा, टोटल मास इंटू में जी। टोटल मास कितना है, m2 प्लस m, है ना, और m2 की वैल्यू 10 है। ठीक है बेटा, तो 50 इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10 प्लस में इंटू में जी भी तो आएगा। एक काम करो ना, कैसे कैसे करोगे, या ऐसे कर लो, 0 पॉइंट, या जी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 हो जाएगा, 10 प्लस में m, तो ये जाएगा बेटा 50 इज इक्वल टू 15 प्लस में 1.5 m। ठीक है बेटा, इसको इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 35, है ना, इज इक्वल टू 1.5 m। m की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3.35 अपॉन में 1.5। ठीक है बेटा, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, यानी कि 350 अपॉन में 15, यानी कि 70/3, 70/3 kg। लो जी, इसका मास आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर ही तो करना है, बस बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो बेटा बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना टाइम को वेस्ट किए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। ठीक है बेटा, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारे को हर एक टाइप पॉसिबल टाइप कराता जा रहा हूँ। ठीक है, और जैसा आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर्स मेरे हाथ में। ठीक है बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन और है बेटा, एक क्वेश्चन और है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। मैंने बोला कि सर मान लीजिए आपके पास क्या है सर, आपके पास एक इंक्लिनेशन है, क्या है सर, इंक्लिनेशन है, एंगल कितना है 45 डिग्री, एंगल कितना 45 डिग्री। यहां पर बेटा एक जो मास है बेटा, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना बेटा, है ना, ठीक है, कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। ठीक है बेटा, और इसका जो आधा सरफेस है ना, आधा सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है, आधा सरफेस बोला है, ठीक है, ठीक ठीक है, आधा सरफेस नहीं बोला है बेटा, इसने आधा सरफेस नहीं बोला है, इसने बोला है कि पहले ये वाला सरफेस क्या था, स्मूथ। फर्स्ट पार्ट में जो सरफेस था बेटा, सरफेस था हमारा स्मूथ। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट पार्ट में अगर ये सरफेस स्मूथ था तो इस ब्लॉक को यहां से यहां पर आने में जो टाइम लगा, ये लगा ts, टाइम टेकन फॉर स्मूथ सरफेस। अच्छा,
फिर क्या हुआ बेटा, ये वाला सरफेस रफ हो गया, ये वाला सरफेस रफ हो गया, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू। ठीक है बेटा, अब ये सरफेस क्या बन गया बेटा, सेकंड, फिर मैंने क्या कर दिया, सरफेस को रफ बना दिया, सेम मास को ऊपर से स्लाइड कराया। ठीक है बेटा, तो टाइम कितना हो गया बेटा, टी आर। कितना हो गया बेटा, टी आर, टाइम पीरियड फॉर रफ सरफेस, मतलब यहां से यहां पर आने का टाइम कितना लगा उसको, टी आर। ठीक है बेटा, और मुझे दे रखा है कि टी एस, ठीक है बेटा, इस यहां पर टी आर और इसके साथ रिलेशन दे रखा है ये, टी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टी एस। क्या दे रखा है बेटा, टी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टी एस, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है, रफ सरफेस पे ज्यादा टाइम लेगा, स्मूथ पे कम लेगा, है ना, तो स्मूथ वाले का एन टाइम्स लगा इसको। ठीक है बेटा, तो अब तुम लोगों को क्या बताना है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाएं, एक बार ट्राई कर लें। चलिए सर, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों को पता है कि अगर ये जो स्मूथ सरफेस पे नीचे आएगा तो भैया इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, कौन सा, जी साइन थीटा, सिर्फ एक ही, सिर्फ एक, है ना बेटा, जी साइन थीटा। ठीक है ना बेटा, और थीटा भी कितना, 45, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, एक्सेलरेशन कितना, ए मान लेते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि मैं जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं, डिस्टेंस कितना है, एस, ये वाला डिस्टेंस एस मान लेते हैं। ठीक है बेटा, टाइम कितना ले रहा है, टी, तो टी का जनरल एक्सप्रेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, से इनिशियल वेलोसिटी 0 की जगह छोड़ा गया होगा, है ना बेटा, तो एस इज इक्वल टू 0, यू टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि यू 0 है, और यहाँ क्या क्या देगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितना देगा, 2s अपॉन में a इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट 2s अपॉन a। चलिए सर, ये वाली बात समझिए, अब ध्यान से देखते हैं बेटा, टाइम पीरियड फॉर स्मूथ सरफेस क्या आएगा बेटा, अंडर द रूट 2s अपॉन में एक्सेलरेशन की जगह आएगा g sin 45। कितने लोग सहमत है इस बात से, है ना बेटा, सब लोग सहमत है इस बात से कि सर टी एस जो आएगा, टाइम पीरियड फॉर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के लिए जो नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जी साइन थीटा है ना बेटा, क्योंकि जी बिल्कुल नीचे लगेगा, जी ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, है ना बेटा, जी कॉस थीटा इस तरफ, जी साइन थीटा इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं रफ सरफेस के लिए जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन फॉर रफ सरफेस, आप लोगों ने इसका जनरल एक्सप्रेशन भी पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, ये होता है आपका, ये होता है आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये लोग, ये चीज आपने पढ़ी होगी, है ना बेटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जैसे कि मैं दिखा देता हूं, जी साइन थीटा इस तरफ है, पीछे एम जी साइन थीटा इस तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा, ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, यहां पर क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, एक्सेलरेशन फिर भी नीचे होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, नेट फोर्स, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है बेटा, नेट फोर्स एम इंटू है, तो भैया बड़ा वाला फोर्स कितना है, एम इंटू जी इंटू साइन थीटा, सॉरी एम इंटू जी इंटू साइन थीटा। ठीक है ना बेटा, साइन थीटा माइनस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा, म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर है बेटा, एम जी कॉस थीटा के, तो यार यहां पर क्या आ जाएगा, एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। अब देखो, एम से एम खत्म, तो क्या आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है ना बेटा, अब यहां पर एंगल कितना है, 45, तो यहां पर टाइम पीरियड के लिए बनाएंगे तो टाइम पीरियड फॉर रफ कितना आएगा बेटा, अंडर द रूट 2s अपॉन में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, g sin 45 माइनस म्यू इंटू जी कॉस 45। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है ना बेटा, रूट 2s अपॉन में g sin 45 माइनस में म्यू जी कॉस 45। अब देखो ये वाला रिलेशन दे रखा है ना, इस रिलेशन में पुट कर दो, है ना, क्या आ जाएगा बेटा, 2s, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ये बन जाएगा टी आर इज इक्वल टी आर का स्क्वायर एन स्क्वायर टी एस का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करने का पता क्या फायदा है, रूट हट जाएंगे, है ना, अब देखो हटाओ रूट, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2s अपॉन में जी साइन 45 का मतलब जी बाय रूट 2। ठीक है बेटा, माइनस में म्यू की वैल्यू तो म्यू नहीं, म्यू निकालनी है, और जी एज इट इज, और साइन कॉस 45 का भी मतलब होता है 1 बाय रूट 2, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ पर टी एस की जगह पे क्या आ जाएगा, 2s अंडर द रूट जी बाय रूट 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2s से 2s का नाश पेल दिया, नीचे से देखो बेटा, जी बाय रूट टू कॉमन आ रहा है, अगर मैं यहां से जी बाय रूट 2 कॉमन उठाता हूं बेटा, ध्यान से समझना, तो क्या बचता, जी बाय रूट 2 1 माइनस म्यू, ये बचता, जी बाय रूट 2 से जी बाय रूट 2 खत्म, है ना बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आ चुका है 1 अपॉन में 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर, नीचे आया इसको ऊपर गया, ठीक है,
क्या आ गया 1/n² इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। ठीक है, म्यू इस तरफ आया, ये इस तरफ गया, तो भैया कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n²। जी हाँ, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर अभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 माइनस 1/n²। मेरे हिसाब से सब बच्चों को ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करा यार, एक बार टाइम पीरियड फॉर स्मूथ लिया, टाइम पीरियड फॉर रफ लिया, दोनों को इक्वेशन में आगे पुट कर दिया, खत्म हो गई बात, है ना बेटा। और मैं किस पे बिलीव करता हूं, मैं बिलीव करता हूं भाई जनरल इक्वेशन बनाने में। ठीक है, जनरल इक्वेशन निकाल के डायरेक्ट पुट करते जाओ, और इवन पता है ये वाली इक्वेशन तुम्हारे को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बिना कोई टाइम वेस्ट करे थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा, अब बेटा यहां से आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, अगर आप देखें 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 2014 का क्वेश्चन है। इसने बोला है कि सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/6, ये दे रखा है, ये मेरा एक सरफेस है विद वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, ये मेरा एक सरफेस है ना बेटा, जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया हुआ, जिसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार दी हुई है, y इज इक्वल टू x³/6। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भैया जो हमारा सरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। ठीक है ना, तो यूं बताना है ना, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किस हाइट तक रेज कर सकता है विदाउट स्लिपिंग, ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये जो ये दे रखा है ना, क्या नाम है, क्रॉस सेक्शन है, इसका ग्राफ दे रखा है हमारे को ऐसा। ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार। अब इसकी इक्वेशन ये रही मेरे पास, मान लो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, तो किस हाइट तक ऑब्जेक्ट रेज कर सकता है, ठीक है बेटा, किस हाइट तक ऑब्जेक्ट रेज कर सकता है विदाउट स्लिपिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये रहा। फटाफट एक काम करिए, फटाफट कैलकुलेट करिए। तो चलिए सर इस क्वेश्चन का क्या नाम है, सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोगों को पता है बेटा कि जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है लिमिटिंग वैल्यू के लिए, है ना बेटा। और यही tan थीटा किसके बराबर है बेटा, स्लोप के बराबर है। ठीक है बेटा, अच्छा, और सर ये किसके बराबर होता है, dy/dx के बराबर होता है। ठीक है, म्यू लिमिटिंग वैल्यू के लिए tan थीटा के बराबर, tan थीटा जो होता है स्लोप के बराबर। ठीक है बेटा, और स्लोप को हम कैसे लिख सकते हैं, dy/dx भी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूं म्यू इज इक्वल टू dy/dx उन क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकता हूं जहां पर मेरा म्यू यहां पर क्या नाम है, सरफेस का क्या दिया हो, इक्वेशन दिया हो, है ना। तो ठीक है सर, एक काम करो, इक्वेट कर दो, dy/dx निकालो, इसका dy/dx निकालेंगे, 0.5 तो म्यू है, dy/dx यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x²/6। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा 2। अब यहां पर 1.5 को सॉल्व करेंगे तो ये 1 जा, ये 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1, है ना। मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे हाइट पूछ रहा है, यानी कि y की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है +-1, अब y में पुट कर दीजिए, यहां पर 1 और +1 और -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, या तो 1/6 आ जाएगा या फिर -1/6 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो ये वाली चीज हम लोगों को समझ में आ गई, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो सर यहां पर हमारा फ्रिक्शन खत्म हो गया, एनएलएम खत्म हो गया, और सर आपका क्या बोला जाए, अगर बोला जाए तो इक्विलिब्रियम भी खत्म हो गया है ना। तो बचता क्या है सर, बचता क्या है, तो सर बचा आपका है सिर्फ सर्कुलर मोशन। क्या बचा है बेटा, सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, सर्कुलर मोशन में भी मात्र 2 या 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी मैं यहां बोर्ड पर दिखा देता हूं। फिर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, एनएलएम के बेटा सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है बेटा वो। ठीक है, मैं क्या करा दे रहा हूं, मैं आपको सारी टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। इसके बाद आप लोग यार खुद भी तो थोड़े बहुत हाथ पैर मारोगे ना यार, है ना। तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद बेटा आप लोग खुद थोड़े हाथ पैर मारे और चलाएं बेटा चीजें। ठीक है, तो बेटा मैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बेटा पहला क्वेश्चन जो देख पा रहा हूं मेरा कुछ इस प्रकार है कि सर यहां पर हमारा क्या है, ये हमारी स्प्रिंग है। ठीक है बेटा, और यहां पर ब्लॉक रखा है m मास का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसकी नेचुरल लेंथ जो दे रखी है मुझे x दे रखी है। ठीक है बेटा, मान लो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, x है। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये बोल रहा है
कि इसको अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, गोल गोल घुमा दिया बेटा, कितनी रफ्तार से, इतनी ओमेगा, एंगुलर रफ्तार से, ओमेगा से, तो बेटा जो स्ट्रेच इन स्प्रिंग आएगा डेल्टा एक्स वो कितना आएगा, स्ट्रेच इन स्प्रिंग यानी कि डेल्टा एक्स कितना आएगा बेटा, ये बात आप लोगों को बतानी है, फटाफट कर दीजिए बेटा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यार एक बात बताओ, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मान लो डेल्टा एक्स लेंथ इंक्रीज करिए, ठीक है बेटा, ये बढ़कर यहां तक आ गया, ठीक है बेटा, ऐसे बढ़कर यहां तक आ गया, इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यूं घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बेटा यहां पर क्या आएगा, स्ट्रेच इन स्प्रिंग आएगा, क्या आएगा, स्ट्रेच इन स्प्रिंग आएगा बेटा, है ना। अब भाई कितनी लेंथ हो गई है इसकी लेंथ हो गई है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, यानी कि एक्स के रेडियस पे नहीं घूम रहा है, ये इसकी जो लेंथ है स्ट्रेच हो गई है डेल्टा एक्स से, तो ये जो घूम रहा है बेटा वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के रेडियस पे घूम रहा है, समझ पा रहे हो तुम लोग। तो अब ध्यान देना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं, mv² अपॉन आर अगर वेलोसिटी दी हो, या फिर m ओमेगा² आर अगर क्या दिया हो बेटा, अगर हमारा ओमेगा दिया, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दी हो। तो बेटा स्ट्रेच किसकी वजह से आया, स्ट्रेच आया हमारा इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, है ना बेटा। तो स्ट्रेच की वजह से सेंटर की तरफ एक फोर्स आएगा, कितना बेटा, k इंटू डेल्टा एक्स, है ना बेटा, और वो किसके बराबर है, k इंटू में डेल्टा एक्स किसके बराबर है, m ओमेगा² आर कितने रेडियस पे घूम रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर, ठीक है बेटा। तो यहां से अगर आप निकालना चाहें तो बेटा डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m ओमेगा² एक्स अपॉन में k माइनस में m ओमेगा², लीजिए सर ये वाली वैल्यू आएगी निकल कर, ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले जाओ, डेल्टा एक्स कॉमन लेके बाकी सब नीचे भेज दो, ठीक है ना। तो क्या आएगा, m ओमेगा² एक्स अपॉन में k माइनस में m ओमेगा² बेटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा आप लोगों का डेल्टा एक्स यानी कि स्ट्रेच इन दी स्प्रिंग, ठीक है। अच्छा तो बेटा अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का बोल रहा है, ठीक है जी। अच्छा अगला ऑप्शन भी सेम ही है बेटा, अगले ऑप्शन में यहां पर तुमने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है, डेल्टा एक्स की निकाली है, वहां पर तुम लोगों को डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब सेम क्वेश्चन है, जब हमारा k मच ग्रेटर देन है m ओमेगा² से, तो देखो सिंपल सी बात है, x को नीचे उतार लो, क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू m ओमेगा² अपॉन में k माइनस में m ओमेगा²। अगर ये k बहुत ज्यादा बड़ा है तो m ओमेगा² बाय k ही तो हो जाएगा, m ओमेगा² बाय k, लो हो गया क्वेश्चन खत्म। अगला वाला, ठीक है बेटा, मैं ध्यान से देख लीजिए, मैं इस 19 ईयर्स की बुक को प्रेफर कर रहा हूं बेटा, ठीक है, तो आप लोग भी इस बुक को प्रेफर करें, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस लगा लें, ठीक है ना, खरीद लें या फिर ई बुक्स डाउनलोड कर लें, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसी के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए ओके सर, कोनिकल पेंडुलम का लास्ट क्वेश्चन बेटा एक और कर लेते हैं, ठीक है जी, कोनिकल पेंडुलम और कर लेते हैं, आसान सी चीज है ना। कोनिकल पेंडुलम भी आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर देखो यार हो सका ना तो मैं इस पूरे चैप्टर का जो है, इस ज्यादा पेजेस है नहीं इसमें, पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गूगल ड्राइव का लिंक, ठीक है, तो वहां से तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम लोग चाहो तो, मतलब यार अगर हो पाया तो, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि 1000 काम हो जाते हैं यार। मैंने बोला यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये एंगल थीटा है, ठीक है सर, और मैंने बोला ये हमारा कुछ इस प्रकार, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ v है, ठीक है बेटा, और ये एंगल कितना दे रखा है, एंगल भी दे रखा होगा, एंगल दे रखा है बेटा 45 डिग्री, एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और इसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा, रेडियस मेरे ख्याल से 0.4, ठीक है, करेक्ट है, 0.4 दे रखा है जिस रेडियस में घूम रहा है, ठीक है बेटा। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसका मास भी दिया हुआ है, फिर तो इतना दे रहा था यार, मास भी दे दे यार, मजा सा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। स्पीड ऑफ पेंडुलम, ये v वेलोसिटी पूछ रहा है, खत्म कर दो क्वेश्चन, फटाफट कर दो, फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद तुम लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं एनएलएम के, पूरे क्वेश्चन बना सकते हो, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हो जाओगे हम ही राजा हैं। चलो फटाफट कर दो। चलिए सर देखते हैं बेटा कैसे। सर यहां पर आपको पता है कि मान लेते हैं इसका मास m है और ये ऐसे गोल 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 चक्कर लगा रहा है, तो सर यहां पर एक टेंशन T लग रहा होगा,
इसके दो कंपोनेंट बना लीजिए सर, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सर एक बार बताइए, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, तो ये आ गया सर आपका t cos 45, ये आ गया सर आपका t sin 45, तो और नीचे की तरफ आपका आ गया mg। तो बिल्कुल आराम से बात देखी जा सकती है कि सर जो हमारा t cos 45 है, जो हमारा t cos 45 है, वो हमारा mg के बराबर हो रहा है, mg के बराबर हो रहा है। और सर जो t sin 45 है, t sin 45 है बेटा, वो किसके बराबर हो रहा है बेटा, वो हमारा mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर हो रहा है, क्योंकि सेंटर की तरफ लगने वाला हर फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर लिखेंगे। ठीक है बेटा, डिवाइड कर देंगे दोनों, m से m खत्म, t से t खत्म, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में r g। वेलोसिटी पता लगानी है, इसको इधर भेज दो, है ना बेटा, r इंटू जी इंटू में tan 45 इज इक्वल टू v स्क्वायर। r कितना है बेटा, r है 0.4, g की वैल्यू 10, tan 45 1 इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। जिंदाबाद बेटा, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बेटा, लास्ट। ठीक है बेटा, 2017 ऑनलाइन का क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से। एक क्वेश्चन और आता है, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊं अगर, कि जैसे एक डिस्क दे रखी है ना, ये ओमेगा रफ्तार से घूम रही है, तो यहाँ पर कॉर्नर में मैंने एक m मास का सिक्का रख दिया, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सच दैट ये टिका रहे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो घूमेगी तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, सेंटर की तरफ इसको कौन बांध के रखेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किसके बराबर रख दो, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर रख दो। सिंपल सी बात थी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, म्यू इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, m से m कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर r बाय जी। एक क्वेश्चन ये वाला भी आता है, एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई एक डिस्क है वो घूम रही है ना, कॉर्नर पे मैंने उसके सिक्का रख दिया, और भाई इसका सिक्के और प्लेट के बीच में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए सच दैट ये वहीं पर टिकी रहे। तो कुछ नहीं है बेटा, है m ओमेगा स्क्वायर r, इसको बाहर निकालना चाह रहा है, एकदम धक्का देता है ना बाहर की तरफ फोर्स, इनर्शिया के कारण। सेंटर पे कौन रखना चाह रहा है इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बेटा वहां पर इसका ऐसे कर दो, बराबर कर दो, सिंपल सी बात है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, या फिर m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। ओमेगा की टर्म्स में दे रखा है तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r कर दिया, और इनटू r, म्यू निकाल दिया। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का क्या है बेटा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एनएलएम के हम लोगों ने सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं बेटा, ये सीरीज कंप्लीट हो गई है पीवाईक्यू के एनएलएम की। ठीक है बेटा, जल्द ही आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर, है ना बेटा, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, सभी की पीवाईक्यू की सीरीज मिलेगी। ठीक है बेटा, तो अगर कोई बच्चा बेटा बैच ज्वाइन करना चाहता है बेटा जेई और नीट का, तो बेटा वो भी एनरोल कर सकता है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, कोई ज्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे, जूम पर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है बेटा, 29 डेज के लेक्चर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, 30th डे से अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, 30th डे की अपलोडिंग शुरू होगी, जो कि रोटेशनल मोशन के बाद के लेक्चर्स हैं, क्योंकि अभी मैं उस बैच में वर्क एनर्जी पावर करा रहा हूँ। जैसी वर्क एनर्जी पावर से आगे निकलूंगा तो बेटा शुरू हो जाएगी उसकी अपलोडिंग। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।